हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 17 एग्जाम्पल नंबर 16 हम पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, ये कह रहा है ये समीकरण दिया गया है इक्वल टू 0, यानी सारणी का मान 0 के बराबर है। ये समीकरण है, इसको हल करना है। हल करने का अर्थ है हमें इस चर x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको सरल करेंगे और सरल करके x का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे, देखिए ये समीकरण आपको दिया गया है, ये सारणी का मान 0 के बराबर है। तो मैंने पहले ही आपको कहा है कि इस प्रकार या ऐसे संख्याओं को जोड़कर देखें, अगर कोई संख्या समान बनती है तो ये हम गुणधर्म लगा सकते हैं। तो देखो इस प्रकार संख्या जोड़ने पर या ऐसे जोड़े हम, सबसे पहले ऐसे जोड़े आप x प्लस ए प्लस सी प्लस ए और ए कितना हुआ 2a, x प्लस 2a प्लस सी बन रहा है, और इसमें x प्लस बी प्लस बी प्लस बी एक्स प्लस 3b बन रहा है। संख्याएं असमान है। अब इस प्रकार जोड़कर देखते हैं हम, इसमें जोड़ें x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों को जोड़ें हम x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इनको जोड़ें x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो ऐसे जोड़ने पर संख्याएं समान बन रही है। ठीक है, कैसे, इस प्रकार जोड़ने पर, मैंने कहा था इस प्रकार बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जोड़ने पर जोड़ते हैं तो गुणधर्म लगता है स्तंभों पर, यानी कि C1 C2 C3 पर ये गुणधर्म लगता है। तो इस प्रकार हम जोड़ रहे हैं तो गुणधर्म लगेगा कॉलम पर, यानी कि C पर। तो इस पहले कॉलम के स्थान पर हम इन संख्याओं का योग कर सकते हैं। तो पहले स्तंभ यानी कि C1 पर हम संक्रिया लगाएंगे। C1 पर इन तीनों का योग C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये संक्रिया हमने लगाई है C1 के स्थान पर। C1 के स्थान पर कौन सी संक्रिया लगाई है? C1 प्लस C2 प्लस C3, ये संक्रिया लगाई है। ये संक्रिया आप C2 के स्थान पे भी आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमने C1 को चेंज करेंगे, हम केवल C1 को चेंज करेंगे किसकी सहायता से? इन तीनों के योग की सहायता से। तो इन तीनों का योग किया हमने x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमने लिख दिया। पहले स्तंभ को चेंज कर रहे हैं, पहला स्तंभ चेंज होगा। इसी तरह इन तीनों का योग करेंगे हम x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, क्रमशः लिखेंगे, हम क्रमशः लिख देंगे आप x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसी तरह इन तीनों का योग करो, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रथम स्तंभ में समान संख्याएं बन रही है। केवल C1 हम चेंज कर रहे हैं, C2 को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो C2 ये स्तंभ b x प्लस बी बी, ये ऐसे कैसे लिख देंगे, और C3 भी चेंज नहीं कर रहे हैं हम, C a x प्लस सी, ये तीसरा स्तंभ भी ऐसे कैसे लिख दो, C a और x प्लस सी। तो केवल प्रथम स्तंभ को चेंज किया है हमने। इस प्रकार जब भी जोड़ेंगे स्तंभों की संक्रिया लगेगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए प्रथम स्तंभ में x प्लस ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ है, इसको हम उभयनिष्ठ ले लिया हमने। x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को बाहर लिया, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी का इसमें भाग लगाएंगे 1, इसमें भाग लगाएंगे 1, और इसमें भाग लगाया 1, तो ये बन गया 1 1 1, और x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाहर। ये दूसरा स्तंभ ऐसे कैसे लिख देंगे, और तीसरा स्तंभ जो है C a x प्लस सी, ये भी इसी प्रकार से लिखा इक्वल टू 0। ये कॉमन लिया हमने किससे? गुणधर्म 4 से। या आप लिख सकते हो कि प्रथम स्तंभ से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब मैंने आपको कहा था कि इस प्रकार से 1 1 1 जब भी आता है, या तो पंक्तियों में या किसी स्तंभ में, तो 2 1 को शून्य बना दो आप, 2 1 को आप शून्य बना सकते हैं। तो हम इस 1 को शून्य बनाएंगे और इस 1 को शून्य बनाएंगे, किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। जिसको शून्य बनाते हैं, किसी की सहायता से बनाते हैं, वो किस में है? स्तंभ में है, तो संक्रिया लगेगी अब पंक्ति की। ऐसे भी इसको शून्य बनाएंगे तो इसमें से घटाएंगे हम, इस 1 को 1 में से इस 1 को घटाते हैं शून्य, अर्थात ऊपर नीचे कोई भी अवयव को जोड़े घटाएं तो संक्रिया लगती है पंक्तियों की। ऐसे योग करते हो, अंतर करते हो, संक्रिया होती है पंक्ति की।
और ऐसे योग करते हैं। अभी हमने ऐसे योग किया तो संख्या लगी स्तंभों की, ये ध्यान रखेंगे आप। इस प्रकार या ऐसे योग करते हैं, किसी का गुणन जोड़ते हैं स्तंभों की संख्या, और ऐसे अगर संख्या लगा रहे हैं हम तो देखो इसको चेंज कर रहे हैं हम। ये कौन सी पंक्ति की संख्या लगी, कौन सी पंक्ति में है, R2 में है, तो इसको शून्य बनाएंगे, R2 चेंज होगा। इसको शून्य बनाएंगे, R3 चेंज होगा। तो R2 के स्थान पर क्या लगाना पड़ेगा, R2 माइनस R1। तो पहली संख्या ये लगाई हमने R2 के स्थान पर R2 माइनस R1। फिर इसको भी जीरो बनाएंगे हम। इसको जीरो बनाएंगे किसकी सहायता से, x1 की सहायता से। तो ये R3 और ये R1, तो R3 माइनस R1, तो ये संख्या लगाएंगे हम R3 के स्थान पर R3 माइनस R1। तो दो संख्या हम लगा रहे हैं, R2 चेंज करेंगे और R3। R1 चेंज नहीं कर रहे हैं हम, केवल इसको शून्य बना रहे हैं, ये चेंज होगा। इसको शून्य बना रहे हैं, ये चेंज होगा। R1 को ऐसे कैसे लिख दिया हमने, सबसे पहले R1 को चेंज नहीं कर रहे हैं, 1BC, ये ऐसे कैसे। अब R2 के स्थान पर R2 माइनस R1, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 1 में से 1 घटाया 0, x प्लस b में से b घटाएंगे x, ये x लिखा, और a में से c घटाएंगे a माइनस c। तो R2 में से R1 घटाया है, 1 में से 1 घटाया 0, x प्लस b में से b घटाएंगे x, और a में से c घटाया a माइनस c। अब R3 के स्थान पे क्या लगा रहे हैं हम, R3 के स्थान पे R3 माइनस R1, ये संख्या लगा रहे हैं। इसमें से इसको घटाएंगे, 1 में से 1 घटाया 0, b में से b घटाएंगे 0, x प्लस c में से c घटाया x। तो ये आपके हुआ, R2 चेंज हुआ और R3। R1 को ऐसे कैसे हमने लिख दिया। अब पहले स्तंभ में शून्य की संख्या अधिकतम है, इसलिए पहले स्तंभ से विस्तार कर लें, या आप तीसरी पंक्ति से भी विस्तार कर सकते हो। तीसरी पंक्ति में 2 शून्य है, तो हम यहाँ पर प्रथम स्तंभ से विस्तार करेंगे। प्रथम स्तंभ से विस्तार करने पर प्रथम स्तंभ से विस्तार करेंगे, 1 गुणा इसकी पंक्ति छोड़े और इसका स्तंभ छोड़ दें, 1 इंटू ये पंक्ति छोड़ी, ये स्तंभ छोड़ा, x a माइनस सी, x a माइनस सी, 0x, ये हुआ 1 इंटू ये, और 0 गुणा इसका सेकंड प्लस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 0 गुणा इसका सेकंड, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 इंटू इसका सेकंड, ये आ गया आपका। अब इसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे आप, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हुआ इन दोनों का गुणा x स्क्वायर माइनस इन दोनों का गुणा हुआ 0, x स्क्वायर माइनस 0, या तो ये शून्य के बराबर होगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या x स्क्वायर का मान 0 होगा। ये x बराबर, तो इसको पक्षांतर करेंगे, a प्लस बी प्लस सी को पक्षांतर करेंगे, माइनस का आएगा, तो कोष्टक माइनस ए प्लस, माइनस कॉमन ले सकते हो, या आप a प्लस बी प्लस सी कोष्टक में रखें, उधर पक्षांतर कर रहे हैं माइनस का, तो x बराबर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और x स्क्वायर बराबर 0, तो वर्गमूल लेने पर x का मान 0। तो ये आपका हल हुआ। एग्जाम्पल नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। हाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 18, सिद्ध कीजिए ये सारणी का मान इस सारणी के बराबर है, और फिर इस सारणी को सॉल्व करेंगे तो इसका हल ये आना चाहिए, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये सारणी का मान पहले हम सिद्ध करेंगे, इस सारणी के तुल्य है। तो देखिए इस सारणी को थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर 1 1 1 आ रहा है, और देखिए यहाँ पर x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, जबकि x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, और एक्स वाई जेड इसमें नहीं है, इसमें एक्स वाई जेड की एक घात नहीं है, 2 घात है, 3 घात है, जबकि इसमें 3 घात नहीं है। और देखिए वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, इसमें वाई जेड को अगर मैं एक्स से गुणा कर दूं तो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड बनेगा। इसको वाई से गुणा कर दें तो एक्स वाई जेड बनेगा, और इसको जेड से गुणा कर दें तो एक्स वाई जेड। तो देखो ये पंक्ति समान बन जाएगी आपकी, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड,
कब? जब इसको x से गुणा करेंगे, अर्थात इस स्तंभ को x से जब गुणा करेंगे तो देखो x स्क्वायर भी आ जाएगा और x क्यूब भी आ जाएगा। x स्क्वायर और x क्यूब हमें दोनों प्राप्त हो जाएंगे और x y z ये तीनों सेम बन जाएंगे और x y z कॉमन लेने पर 1 1 1 भी आ जाएगा। अर्थात हमें इस स्तंभ को C1 को x से गुणा करना पड़ेगा, इसको y से गुणा करना पड़ेगा, इसको z से गुणा करना पड़ेगा ताकि ये बन जाए समान। x y z कॉमन लेने पर 1 1 भी आ जाएगा, ये x क्यूब y क्यूब z क्यूब बन जाएगा, ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले C1 ये हमने सारणी ली है लेफ्ट हैंड साइड, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x और x y ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है। इसको x से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x y z। तो C1 को हम x से गुणा कर रहे हैं, C1 को x से गुणा कर रहे हैं किसके स्थान पे? C1 के स्थान पे। और इसको y से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात C2 को y से गुणा करते हैं C2 के स्थान पर और इसको z से गुणा कर दें तो x y z बनेगा। तो C3 को z से गुणा करने पर ये C3 के स्थान पर संख्या लगाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि किसी स्तंभ को अगर x से या किसी संख्या से गुणा करते हैं तो बाहर उसका भाग लगेगा। तो इसको हम C1 को x से गुणा कर रहे हैं तो बटे बाहर क्या जाएगा? भाग। इसको x से गुणा किया x स्क्वायर, इसको x से गुणा करेंगे x क्यूब और इसको x से गुणा किया x y z। अंदर x से गुणा हुआ तो बाहर x से भाग हुआ बटा x, ध्यान रखेंगे यार। इसी प्रकार सेकंड स्तंभ C2 को y से गुणा करेंगे तो y से गुणा किया, इसको y स्क्वायर हुआ, इसको y से गुणा करेंगे y क्यूब और इसको y से गुणा किया x y z। तो ये C2 को हमने y से गुणा किया, बाहर हो जाएगा y से भाग। ठीक है, अंदर गुणा हो रहा है, बाहर भाग करना आवश्यक है। इसी तरह इसको हमने z से गुणा किया तो ये x y z बन जाएगा। तो इसको z से गुणा किया z स्क्वायर, ये z स्क्वायर से गुणा करेंगे z क्यूब और इसको इसको z से गुणा करेंगे x y z। तो इसको हमने z से गुणा किया, बाहर z से भाग कर दिया तो बाहर x बटा x y z आ गया और ये x स्क्वायर y x क्यूब x y z y स्क्वायर y क्यूब y x y z, इसको z से गुणा करने पर z स्क्वायर z क्यूब x y z। अब देखिए तीसरी पंक्ति में x y z उभयनिष्ठ है तो R3 से x y z उभयनिष्ठ लेने पर गुणधर्म 4 से, तो गुणधर्म 4 का प्रयोग करने पर x y z बाहर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया 1 1 1। तीसरी पंक्ति से x y z बाहर लिया, दूसरी पंक्ति ये पहली पंक्ति ऐसे कैसे लिख दो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ये सेम और ये दूसरी पंक्ति भी सेम, इससे हमने x y z उभयनिष्ठ लिया, बाहर कॉमन ले लिया हमने। तो इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे हम। ठीक है, x y z बाहर लिया, x y z का भाग लगाएंगे, ये x y z का भाग लगाया 1, इसमें x y z का भाग लगाया 1। तो ये हमारा सारणी प्राप्त हुआ कि R3 से x y z उभयनिष्ठ लेने पर। अब x y z बटा x y z ये हुआ आपका कैंसिल। हमें देखिए 1 1 1 कहाँ पर लाना है? पहली पंक्ति में। आ रहा कहाँ है? तीसरी पंक्ति में। तो ये 1 1 1 को हम पहले सेकंड पंक्ति में लाएंगे और फिर फर्स्ट पंक्ति में लेके आएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को चेंज करेंगे, R2 के स्थान पर R3 और R3 के स्थान पे R2, दोनों पंक्तियों को चेंज करेंगे। इन दोनों पंक्तियों को चेंज करने पर ये तीसरी पंक्ति बना दें और ये तीसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति। तो R2 के स्थान पर R3 और R3 के स्थान पे R2 संख्या लगाते हैं, दो पंक्तियों को चेंज करते हैं तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। तो ये पॉजिटिव x y z से x y z कैंसिल और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि ये तीसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति बना दी हमने और ये दूसरी पंक्ति x क्यूब y क्यूब z क्यूब ये हमने तीसरी पंक्ति बना दी है। ठीक है, दो पंक्तियों को चेंज करते हैं, सारणी का मान परिवर्तित हो जाता है। अब इस 1 1 1 दूसरी पंक्ति में है, इसको पहली पंक्ति में लेके आएंगे और ये जो पहली पंक्ति में है इसको दूसरी पंक्ति। तो फिर से R1 और R2 को आपस में बदलने पर, चेंज करने पर R1 के स्थान पे R2 और R2 के स्थान पर R1, दोनों तरफ तीर का निशान दोनों तरफ लगा हुआ है। तो R1 के स्थान पे R2 और R2 के स्थान पे R1, दोनों पंक्तियों को परिवर्तित करने पर फिर से सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस का था, अब हो जाएगा प्लस का और ये 1 1 1 कहाँ पर? पहली पंक्ति और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ये दूसरी पंक्ति। तो ये इस प्रकार से सत्यापन हुआ कि सारणी का मान इस सारणी के बराबर है। पहला भाग सत्यापित हो गया।
कि ये सारणी जो है इस सारणी के तुल्य है। अब इस सारणी का जो मान है वो इसके बराबर है, ये हम सत्यापन करेंगे सेकंड भाग सिद्ध करेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है 1 1 1, चाहे पंक्ति में आए चाहे स्तंभ में आए, 2 1 को हम शून्य बनाएंगे किसी एक की सहायता से। तो एक तो हम इसको शून्य बना दें और एक हम इसको शून्य बना दें। देखो क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, गुणनखंड आ रहे हैं तो x माइनस वाई होना चाहिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे हम तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इसको इसमें से घटाएंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 1 में से 1 घटाएंगे ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो C1 के स्थान पर ये C1 माइनस C2, इसमें से इसको घटाएंगे ये 0 बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के गुणनखंड होते हैं, उसमें x माइनस वाई उभयनिष्ठ होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के भी गुणनखंड में x माइनस वाई आता है। इसलिए हम लगाएंगे C1 के स्थान पर पहली संख्या C1 के स्थान पर C1 माइनस C2, ये आपका पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, पहले स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटाएंगे तो संख्या पहली होगी आपकी C1 के स्थान पे C1 माइनस C2, पहले स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटा दें तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो C1 के स्थान पे C1 माइनस C2, अब इसको 0 बनाएंगे इसकी सहायता से, तो ये C2 माइनस C3 ये संख्या लगाएंगे, तो C2 के स्थान पर C2 माइनस C3 ये संख्या लगाएंगे तो ये आपका सेकंड 1 जो है वो शून्य बन जाएगा। तो आप चेंज किसको कर रहे हो, एक तो C1 को और एक C2 को, C3 को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। तीसरे स्तंभ, पहला स्तंभ चेंज कर रहे हैं, दूसरा स्तंभ चेंज कर रहे हैं, तीसरा स्तंभ चेंज हम नहीं कर रहे हैं। तो तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे आप लिख दो, पहले तो एक जेड स्क्वायर जेड क्यूब। अब पहला स्तंभ चेंज कर रहे हैं कैसे, C1 में से C2, इसमें से इसको घटाएंगे, 1 में से 1 घटाया 0, ये हुआ आपका 0, और एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो पहला स्तंभ हमने चेंज किया, पहले स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटाने पर। अब दूसरा स्तंभ चेंज करेंगे, इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और वाई क्यूब में से जेड क्यूब घटाएंगे तो वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो C2 माइनस C3 संख्या से। और तीसरा स्तंभ हमने ऐसे कैसे रख दिया, क्योंकि केवल C1 को और C2 को ही चेंज कर रहे हैं। अब हम देखिए पहले पंक्ति में 2 शून्य है, तो पहली पंक्ति से विस्तार करेंगे, हम पहली पंक्ति से विस्तार करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा इसकी पंक्ति छोड़ें और इसका स्तंभ छोड़ दें आप, ये पंक्ति 1 गुणा इस पंक्ति छोड़ें, इसका स्तंभ छोड़ें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हुआ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ठीक है। ये पहली पंक्ति और ये हुआ दूसरी पंक्ति, ये पंक्ति छोड़ी ये स्तंभ छोड़ा, तो ये सारणी प्राप्त हो गई हमें। तो प्रथम पंक्ति से विस्तार करने पर 0 इंटू इसका सेकंड 0 होता है, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0 गुणा इसका सेकंड 0 होता है, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 इंटू डायरेक्ट इसका सेकंड हो गया। अब ध्यान दें इसके गुणनखंड होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के गुणनखंड एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के गुणनखंड वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के गुणनखंड या ए क्यूब माइनस बी क्यूब के गुणनखंड आपने पढ़े हैं छोटी क्लासों में, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के गुणनखंड हो गए एक्स माइनस वाई और एक्स का स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका घनमूल एक्स क्यूब का घनमूल एक्स, वाई क्यूब का घनमूल वाई, मध्य में माइनस है माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो इनका घनमूल लेते हैं एक्स, इसका घनमूल वाई। अब सेकंड कोष्टक कैसे लिखते हैं कि इसका वर्ग दोनों का गुणा माइनस एक्स वाई, विपरीत चिन्ह प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो पहले इसका वर्ग कर दिया एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणा माइनस एक्स वाई आएगा तो लिखेंगे प्लस एक्स वाई।
अगर ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता तो यहाँ एक्स प्लस वाई आता, और ये एक्स स्क्वायर और इन दोनों का गुणा प्लस एक्स वाई होता है तो माइनस एक्स वाई लिखेंगे हम। तो पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर, इन दोनों का गुणा माइनस एक्स वाई आ रहा है प्लस एक्स वाई, और माइनस वाई का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके गुणनखंड हो गए एक्स क्यूब वाई क्यूब के गुणनखंड, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के गुणनखंड आपने पढ़े हैं। और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के गुणनखंड वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, इसके गुणनखंड सेम इसी प्रकार से कि इसका घनमूल वाई, इसका घनमूल जेड, मध्य में माइनस, अब वाई का वर्ग वाई स्क्वायर, इन दोनों का गुणा माइनस वाई जेड तो हो जाएगा प्लस वाई जेड, कि इसका वर्ग वाई स्क्वायर, इसका गुणा विपरीत चिन्ह, तो इन दोनों का गुणा विपरीत चिन्ह, तो माइनस, इन दोनों का गुणा माइनस वाई जेड और प्लस वाई जेड लिखेंगे, माइनस जेड का वर्ग प्लस जेड स्क्वायर। ये याद करने का आपका तरीका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के गुणनखंड या वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब या एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब के गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड कर दिए। अब देखिए इस स्तंभ में, पहले स्तंभ में एक्स माइनस वाई उभयनिष्ठ है, बाहर लिया हमने। इसमें देखो वाई माइनस जेड उभयनिष्ठ है, ये भी हम बाहर ले लेंगे। तो हम लिख सकते हैं C1 और C2 से क्रमशः x माइनस वाई व y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर या गुणधर्म 4 से, तो x माइनस वाई बाहर लिया, यहां से बच गया x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस स्तंभ में से y माइनस जेड को बाहर ले लिया हमने, तो बच गया आपका y प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका शेष बचा। अब यहाँ पर देखिए संक्रिया ऐसे कर सकते हैं कि इसका गुणा माइनस इसका गुणा, लेकिन गुणनफल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि इन दोनों को गुणा करेंगे 6 पद आएंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे 6 से 12 पद, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी संख्या हो जाएगी और उसको काटना पड़ेगा आपको, कुछ गुणनखंड भी करना पड़ेगा आपको, तो लंबी प्रक्रिया हो गई। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें आप, हमारे पास ये आ गया x माइनस वाई, ये रहा x माइनस वाई, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये नहीं आया, तो इसका मतलब जेड माइनस एक्स गुणनखंड बनेगा। जेड माइनस एक्स गुणनखंड देखो बन रहा है, इसमें से इसको घटा दें हम, तो y से y कैंसिल, x माइनस जेड बन जाता है, x माइनस जेड, ठीक है, x माइनस जेड को जेड माइनस एक्स बनाया जा सकता है। तो या तो C1 के स्थान पे C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 करेंगे तो x माइनस जेड आएगा, और C2 के स्थान पे लगाएंगे हम C2 माइनस C1 तो जेड माइनस एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप चाहो तो C1 के स्थान पे C1 माइनस C2 लगा सकते हो, और C2 के स्थान पे C2 माइनस C1 लगा सकते हो। C2 माइनस C1 तो जेड माइनस एक्स प्राप्त हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो y कैंसिल, और ये आएगा x माइनस जेड। तो C1 के स्थान पर संक्रिया लगाई हमने C1 माइनस C2, तो इसमें से संक्रिया लगाया हमने तो y को कैंसिल, और ये हुआ x माइनस जेड। केवल C1 को परिवर्तित कर रहे हैं, तो C2 ऐसे कैसे लिखेंगे हम, y प्लस जेड और वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, C2 को ऐसे लिखे हम, ठीक है। इसमें से इसको घटाया हमने, y कैंसिल हुआ और x माइनस जेड। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे हम, तो ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वर्गों की संख्याओं को पास में रख दें। इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये पास में लिखा, और एक्स वाई माइनस वाई जेड, ये वाई जेड घटा रहे हैं हम, एक्स वाई माइनस वाई जेड। तो C1 माइनस C2 संक्रिया से, ठीक है, हमने इसमें से इसको हटाया, y कैंसिल, x माइनस जेड आया, ये हुआ y स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स वाई माइनस वाई जेड। दूसरा स्तंभ ऐसे कैसे, क्योंकि केवल C1 को हम परिवर्तित कर रहे हैं। अब देखिए इसके गुणनखंड होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के गुणनखंड, ये तो x माइनस जेड ऐसे कैसे लिख दिया, y प्लस जेड ऐसे कैसे लिख दिया, इसके गुणनखंड x माइनस जेड और x प्लस जेड। इसमें देखो y कॉमन, इसमें y कॉमन, तो क्या बन गया x माइनस जेड, y का भाग लेंगे x माइनस जेड, x माइनस जेड। तो देखो x माइनस जेड ये आपके प्रथम स्तंभ में कॉमन है, x माइनस जेड कॉमन, इसमें x माइनस जेड है, x माइनस जेड प्रथम स्तंभ में कॉमन है, ये x माइनस जेड हम बाहर निकालेंगे। ये दूसरा स्तंभ ऐसे लिख दिया। तो x माइनस जेड को कॉमन लेने पर प्रथम स्तंभ से
C1 से x माइनस जेड कॉमन लिया, बाहर आ गया, ये x माइनस वाई ऐसे कैसे लिख दिया, y माइनस जेड, और ये x माइनस जेड बाहर आ गया। अब ये हुआ x माइनस जेड बाहर लिया, इसमें भाग लगाएंगे एक, ये x माइनस जेड का भाग लगाओ इसमें, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस जेड और प्लस y। ये x माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर तो क्या बचेगा, x प्लस जेड प्लस वाई शेष बचेगा, और ये y प्लस जेड ऐसे कैसे लिख दिया, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर लिखा हमने। अब ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, x माइनस जेड, ये तो ऐसे कैसे लिख दो तीनों, और इन दोनों का गुणा 1 का इससे गुणा हुआ वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और फिर इसका गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, तो माइनस ये देखो सारे प्लस के हैं, तो माइनस से इससे गुणा करेंगे तो सारे पद क्या होंगे, माइनस के, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो सबसे पहले हमने इस y से गुणा किया इसको, तो आएगा माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई, y को z से गुणा किया माइनस वाई जेड, y को y से गुणा किया वाई स्क्वायर, ये भी माइनस के, सब पद माइनस के आएंगे क्योंकि पश्च विकर्ण गुणा कर रहे हैं, सभी पद माइनस के। ये फिर से y का x से गुणा एक्स वाई, y का z से गुणा वाई जेड, और y का y से गुणा वाई स्क्वायर, और माइनस से गुणा कर रहे हैं। फिर z से गुणा करेंगे हम, तो z का x से गुणा एक्स जेड, z का z से गुणा जेड स्क्वायर, z का y से गुणा वाई जेड, और सब पद क्या होंगे, माइनस के होंगे। ठीक है, तो ये गुणा हुआ। अब देखिए ध्यान दें, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल, और ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का वाई स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर, आपको काटना नहीं है, मैं आपको काट के बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसे लाइन नहीं खींचना है। ठीक है, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर, ये माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का वाई जेड और ये माइनस का वाई जेड, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया, माइनस एक्स वाई, माइनस जेड वाई को माइनस वाई जेड लिख सकते हैं, माइनस एक्स जेड, ये शेष बच गया आपके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई को माइनस वाई जेड लिख सकते हो, वाई गुणा जेड लिख दो, जेड गुणा वाई लिख दो, और माइनस एक्स जेड को माइनस जेड एक्स लिख सकते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, देखो एक्स माइनस वाई ये आ चुका है, वाई माइनस जेड ये भी आ चुका है, यहाँ जेड माइनस एक्स आ रहा है, यहाँ एक्स माइनस जेड आ रहा है, तो इसको जेड माइनस एक्स बनाएंगे, माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस गुणा माइनस कर देगा प्लस, तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसमें से माइनस कॉमन लेने पर जेड माइनस एक्स, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपका राइट हैंड साइड हुआ। ठीक है, माइनस उभयनिष्ठ लेने पर माइनस, और ये माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस गुणा माइनस, तो इस एक्स माइनस जेड को जेड माइनस एक्स, और ये माइनस का हुआ प्लस हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, क्रम से लिख सकते हो, और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका सत्यापन हुआ। अब देखिए एग्जाम्पल 19वां, सारणी दी गई है 1 log x आधार y log x आधार z log y आधार x 1 log y आधार z का मान बिना प्रसार के ज्ञात करो, बिना विस्तार के ज्ञात करो। ऐसे हम पहले प्रश्न भी पढ़ चुके हैं, और मैंने कहा था अधिकांशतः सारणी का मान 0 आता है जब बिना विस्तार के मान अगर आपको ज्ञात करना हो तो ऐसे सारणी का मान अधिकतर 0 ही आता है, अधिकांश कह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका मान भी 0 ही आएगा। हमने एक सूत्र पढ़ा है, log a आधार b इक्वल टू log b बटा log a। यहाँ पर आधार लिखा हुआ नहीं है, आधार कुछ भी हो सकता है, जैसे आधार e, जैसे गणित में अगर आधार लिखा हुआ नहीं है e समझा जाता है, log a आधार b log अन्य आधार e में परिवर्तित अगर इसको करना है तो log e आधार b बटा log e आधार a, तो log a आधार b को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और e नहीं लिखें तब भी आप
ऐसा लिख सकते हो कि log a आधार b बराबर log b बटा log a। उसी प्रकार से log x आधार y को हम लिखेंगे log y बटा log x। log x आधार y बराबर log y बटा log x etc। क्योंकि log x आधार y का मान log y बटा log x होता है। जैसे log a आधार b बराबर log b बटा log a। आधार लिखा हुआ नहीं है, आधार यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे आधार आप चाहो तो e लिख सकते हो, ठीक है, आधार e भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर log x आधार y का मान log y बटा x, log x आधार z को हम log z बटा x, log z बटा log x लिख सकते हैं। इसी तरह log y आधार x को log x बटा log y 1, ऐसे कैसे log y आधार z को log z बटा log y, और इसी तरह इसको हम लिखेंगे log x बटा log z, और ये हुआ log y बटा log z, और ये हुआ 1, ठीक है। तो इस प्रकार से सूत्र लघुगुण के सूत्र से है ये। अब देखिए बटे में, इस पंक्ति में log x बटे में आ रहा है। अगर इस पंक्ति को log x से गुणा कर दें तो ये log x, ये बटे का log x हट जाएगा, यहाँ रहेगा log x, ठीक है। तो R1 को हम गुणा करेंगे log x से। इसी तरह R2 में देखो बटे में log x log y आ रहा है, तो R2 को हम गुणा कर दें log y से, ठीक है, बटे में log y हटाने के लिए। ये बटे में log z आ रहा है, तो R3 को हम गुणा करेंगे log z से। जब पहली पंक्ति को log x से गुणा करेंगे तो बाहर log x बटे में लिखना पड़ेगा। कोई संख्या गुणा करते हैं बाहर बटे में आएगी, और किसी संख्या का भाग देते हैं वो बाहर आएगा गुणे में। तो यहाँ log x से गुणा कर रहे हैं, अंदर log x से गुणा किया log x, ये log x से गुणा किया log x कैंसिल, इसको log x से गुणा करेंगे बटे में log x कैंसिल, ये log z हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा बटे में log x, क्योंकि अंदर log x से गुणा किया है पहली पंक्ति को, तो बटे में log x बाहर आ जाएगा। इसी तरह दूसरी पंक्ति को log y से गुणा किया, log y से गुणा करेंगे, ये log y कैंसिल हो जाएगा, ये log x हुआ। इसको log y से गुणा किया log y, इसको log y से गुणा करेंगे बटे वाला log y कैंसिल, और ये log y से गुणा हुआ तो बाहर बटे में log y लिखा। इसको log z से गुणा करने पर log x, ये log y हो जाएगा, log z से गुणा करने पर ये log z हो गया, log z से गुणा करने पर बाहर हो जाएगा log z का भाग। अंदर जब गुणा होता है बाहर भाग करना है, और अंदर जब भाग होता है बाहर गुणा करना है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए ये पहली पंक्ति log x log y log z, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति log x log y log z, तीसरी पंक्ति log x log y log z, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति R1 बराबर R2 बराबर R3, ये तीनों पंक्तियां समान हैं। कोई दो पंक्तियां समान होती है, सारणी का मान 0, तो यहाँ पर तीन पंक्तियां समान है, इसलिए सारणी का मान क्या हुआ 0। 0 गुणा इसका ये मान, 0 गुणा ये राशि इक्वल टू 0, तो इस सारणी का मान क्या हुआ 0 प्राप्त हुआ। तो बिना विस्तार, बिना प्रसार या बिना विस्तार के मान अगर ज्ञात करना है, अधिकांश उत्तर उसका 0 ही आता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अधिकतर कह रहा हूँ, बहुत कम ऐसे प्रश्न हैं जिनका मान 0 नहीं आता, बाकी सभी का मान क्या है लगभग 0 ही आता है।